अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा है। यह बादल इतना बड़ा है कि इसमें लाखों सौर मंडल समा सकते हैं। यह एक विशाल काय संरचना है जो ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है। इस बादल को आणविक बादल कहते हैं। आणविक बादल ब्रह्मांड के सबसे ठंडे और घने क्षेत्रों में से एक होते हैं। यहाँ पर तापमान इतना कम होता है कि गैस और धूल के कण एक साथ मिलकर आणविक हाइड्रोजन बनाते हैं। यह ठंडा और अंधेरा है, लेकिन यह सितारों और ग्रहों के लिए सामग्री से भरा है। आणविक बादल के भीतर धूल और गैस के कण धीरे धीरे एकत्रित होते हैं और यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है। लाखों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण गैस और धूल को एक साथ खींचता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और एक घनी संरचना का निर्माण करते हैं। बादल छोटा होता जाता है और तेजी से घूमता है। जैसे जैसे यह घूमता है, यह और भी अधिक संकुचित होता जाता है और इसके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ता जाता है। जैसे ही बादल ढहता है, केंद्र गर्म और सघन होता जाता है। इस प्रक्रिया में बादल के केंद्र में एक प्रोटोस्टार का निर्माण होता है, जो एक नवजात तारे का प्रारंभिक चरण है। अंततः तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। परमाणु संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु एक साथ मिलकर हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु हीलियम बनाने के लिए एक साथ फ्यूज करते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा तारे को चमकने और गर्मी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। इस तरह एक तारे का जन्म होता है। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में हर जगह होती है और यह सितारों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा अपना सूरज इसी तरह बना था, लगभग 4.5 अरब साल पहले। सूरज के बनने के बाद इसके चारों ओर ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, जिससे हमारा सौर मंडल अस्तित्व में आया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। सूर्य के बनने के बाद भी बहुत सारी गैस और धूल बची हुई थी। यह सामग्री नवजात तारे के चारों ओर एक डिस्क में घूमती रही। इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय पिज्जा क्रस्ट की तरह समझे। यह डिस्क वह जगह है जहां हमारे सौर मंडल में ग्रह, चंद्रमा और अन्य पिंड अंततः बनेंगे। बची हुई गैस और धूल समान रूप से वितरित नहीं थी। डिस्क के कुछ भाग दूसरों की तुलना में सघन थे। घनत्व में यह अंतर विभिन्न प्रकार के ग्रहों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे। ज्यादातर बार ये टक्कर कोमल थे। कण एक साथ चिपक गए, जैसे एक समय में एक बर्फ के टुकड़े से एक स्नोमैन का निर्माण। इस प्रक्रिया को अभिवृद्धि कहा जाता है। जैसे जैसे धूल और बर्फ के ये झुरमुट बड़े होते गए, उनका गुरुत्वाकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने और भी अधिक कणों को आकर्षित किया, जो बड़े और बड़े होते गए। लाखों वर्षों में ये झुरमुट ग्रहों के निर्माण खंड ग्रहों के समान बन गए। किस प्रकार के ग्रह का निर्माण हुआ, यह सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करता है। सूर्य के चारों ओर घूमते हुए ग्रहों ने विभिन्न प्रकार की सामग्री को इकट्ठा किया, जो उनकी दूरी के अनुसार बदलती रही। सूर्य के करीब बर्फ के जीवित रहने के लिए यह बहुत गर्म था। यहाँ पर तापमान इतना अधिक था कि केवल सबसे कठोर और उच्च तापमान सहन करने वाली सामग्री ही बच पाई। लोहा और सिलिकेट खनिज जैसी केवल चट्टानी सामग्री ही गर्मी का सामना कर सकती है। इन सामग्रियों ने मिलकर ठोस और स्थिर सतहों का निर्माण किया, जो आंतरिक ग्रहों की विशेषता है। इन सामग्रियों ने आंतरिक चट्टानी ग्रहों का निर्माण किया। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये ग्रह अपने ठोस सतहों और उच्च घनत्व के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। आगे, जिसे खगोलविद फ्रॉस्ट लाइन कहते हैं, उसके बाहर बर्फ के ठोस बने रहने के लिए यह काफी ठंडा था। इस रेखा के पार तापमान इतना कम था कि बर्फ और गैसें ठोस रूप में मौजूद रह सकती थी। इन बर्फों ने चट्टान और धातु के साथ मिलकर विशाल ग्रहों के केंद्रों का निर्माण किया। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस दानव अपने विशाल आकार और गैसीय वातावरण के लिए प्रसिद्ध हैं, जो उन्हें सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। इन ग्रहों के केंद्र में बर्फ, चट्टान और धातु का मिश्रण होता है, जो उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने में मदद करता है। गैस जायंट्स, बृहस्पति, शनि और उनके बर्फीले चचेरे भाई। विशाल ग्रह, जिन्हें गैस जायंट्स के रूप में भी जाना जाता है, आंतरिक ग्रहों की तुलना में बहुत बड़े हैं। वे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में बने, जहां अधिक गैस
और बर्फ उपलब्ध थी। बृहस्पति और शनि ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं, वही तत्व जो सूर्य बनाते हैं। यूरेनस और नेपच्यून भी गैस जायंट्स हैं, लेकिन उनके वायुमंडल में पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी अधिक बर्फ है। ये बर्फ यूरेनस और नेपच्यून को उनके विशिष्ट नीले रंग देते हैं। धूल का महत्व आपके बिस्तर के नीचे ही नहीं, ग्रहों के निर्माण में धूल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने ग्रहों के लिए प्रारंभिक निर्माण खंड प्रदान किए, लेकिन धूल ने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क को ठंडा करने में भी मदद की। धूल के कणों ने सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर लिया और इसे अवरक्त प्रकाश के रूप में विकीर्ण कर दिया। इस शीतलन ने डिस्क में गैस को एक साथ गुच्छे और ढहने दिया। अंततः गैस जायंट्स का निर्माण हुआ। कुइपर बेल्ट सौरमंडल के गठन से बचा हुआ। नेपच्यून की कक्षा से परे कुइपर बेल्ट नामक एक क्षेत्र है। यह प्रारंभिक सौरमंडल के अवशेषों, बर्फीले पिंडों से भरा एक विशाल डोनट के आकार का क्षेत्र है। ये पिंड ब्रह्मांडीय समय कैप्सूल की तरह हैं, जो उन परिस्थितियों के बारे में सुराग संरक्षित करते हैं जिनके तहत ग्रह बने थे। कुइपर बेल्ट प्लूटो, एरिस और माकेमेक जैसे बौने ग्रहों का घर है। ये पिंड ग्रह कहे जाने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन वे अभी भी अपनी दुनिया में आकर्षक दुनिया है। न्यू होराइजन्स प्लूटो और उसके पार की खोज। 2015 में नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने प्लूटो का दौरा करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बनकर इतिहास रच दिया। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की सतह की आश्चर्यजनक छवियां भेजी, जिससे एक ऐसी दुनिया का पता चला जो किसी की कल्पना से कहीं अधिक जटिल और विविध थी। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के वायुमंडल और उसके 5 चंद्रमाओं का भी अध्ययन किया। मिशन ने वैज्ञानिकों को इस दूर की दुनिया और कुइपर बेल्ट के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। धूमकेतु सौर मंडल के किनारे से गंदे स्नोबॉल। धूमकेतु बर्फीले पिंड होते हैं जो बाहरी सौर मंडल से, कुइपर बेल्ट और उसके बाहर के क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। ये पिंड सौर मंडल के सबसे ठंडे और अंधेरे हिस्सों में पाए जाते हैं, जहां सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंचती हैं। जब एक धूमकेतु सूर्य के करीब पहुंचता है तो उसकी बर्फ वाष्पीकृत होने लगती है, जिससे धूमकेतु की सतह पर एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे एक चमकता हुआ कोमा, गैस और धूल का एक बादल और अक्सर एक पूंछ बन जाती है। यह पूंछ धूमकेतु के पीछे खींचती है और इसे एक अद्वितीय और आकर्षक दृश्य बनाती है। धूमकेतु गंदे स्नोबॉल की तरह होते हैं, जो बर्फ, चट्टान और धूल से बने होते हैं। इनकी सतह पर बर्फ और चट्टान का मिश्रण होता है, जो इन्हें एक अद्वितीय बनावट देता है। माना जाता है कि उनमें प्रारंभिक सौर मंडल की सामग्री है, जो अरबों साल पहले की है। ये धूमकेतु सौर मंडल के निर्माण के समय की जानकारी को संरक्षित रखते हैं, जो उन परिस्थितियों के बारे में सुराग प्रदान कर सकती है जिनके तहत ग्रह बने थे। धूमकेतु के अध्ययन से वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और ग्रहों का विकास कैसे हुआ। धूमकेतु न केवल हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें यह भी बताते हैं कि अन्य सौर मंडल कैसे बन सकते हैं। सौर मंडल आज एक ब्रह्मांडीय परिवार। आज हमारा सौर मंडल एक हलचल भरी जगह है, जिसमें 8 ग्रह, दर्जनों चंद्रमा और अनगिनत क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। इन वस्तुओं में से प्रत्येक की अपनी अनूठी कहानी है। एक कहानी जो स्वयं सौर मंडल के निर्माण से जुड़ी है। चट्टानी आंतरिक ग्रहों से लेकर गैस जायंट्स और कुइपर बेल्ट की बर्फीली वस्तुओं तक, हमारा सौर मंडल आश्चर्य और खोज का स्थान है। और जैसे जैसे हम तलाश करते रहेंगे, हमें इस ब्रह्मांडीय परिवार के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना होगा, जिससे हम संबंधित हैं। संभावनाओं का ब्रह्मांड। हमारे सौर मंडल का निर्माण ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण, समय और पदार्थ के जटिल नृत्य की शक्ति का प्रमाण है। गैस और धूल के एक विशाल बादल से हमारा सूर्य प्रज्वलित हुआ और ग्रहों का जन्म हुआ। जैसे जैसे हम अपने ही सौर मंडल का अध्ययन करते हैं, हमें उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्राप्त होती है जो पूरे ब्रह्मांड में ग्रह प्रणालियों के निर्माण को नियंत्रित करती है। और हर नई खोज के साथ हमें अंतरिक्ष की विशालता और सितारों के बीच हमारा इंतजार कर रही अनंत संभावनाओं की याद दिलाई जाती है।